हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 12 और इसमें हम देखने वाले एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फार्मिंग के बारे में। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस और साइंस में हमारा चैप्टर नंबर 14 चल रहा है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बिल्कुल हम एंड पर पहुंच चुके हैं, चैप्टर अब फिनिश होने वाला है, 2-3 लेक्चर्स में फिनिश हो जाएगा। अभी हम टॉपिक बाई टॉपिक हम वीडियोज बना रहे हैं, ठीक है ना। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या मतलब है? एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है आपका पशुपालन। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या आता है? आपका पशुपालन आता है। और एनिमल हस्बेंड्री जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है किसका? इनकम का, रूरल एरियाज में। ध्यान दो, गांव के जो लोग होते हैं, आपको पता है हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर रहती है? गाँव में पाई जाती है। और गाँव में लोगों का जो मेन सोर्स होता है इनकम का, एक तो होता है आपका फार्मिंग, ठीक है, खेती। अब आपको पता है खेती 6 महीने में या साल में 2-3 बार खेती होती है और 2-3 बार इनकम होती है किसानों की। अब पूरी साल वो हाथ पाथ रख के तो बैठे नहीं रह सकते, इसलिए गांव में लोग वह क्या करते हैं, खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, जिसमें कई प्रकार के पशुओं का वो रियरिंग करते हैं। जैसे मान लो गाय रखते हैं कुछ लोग, कुछ भैंस रखते हैं, कोई बकरी रखता है, कोई भेड़ रखता है। तो इनसे क्या है, कई सारे प्रोडक्ट निकलते हैं जिनको बेचकर किसान अपना डे टू डे की नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री जो हमारी देश की रूरल इकोनॉमी है, गांव की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और डेयरी फार्मिंग जो किस पर डिपेंडेंट है? मिल्क पर डिपेंडेंट है। ये है हमारी डेयरी फार्मिंग। तो इससे संबंधित चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के बारे में सबसे पहले। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री जब भी वर्ड आए तो आपके दिमाग में फटाफट आना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पशुपालन की, बात कर रहे हैं पशुओं के पालन से संबंधित चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन पूछ ले क्या है, तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद फूड, शेल्टर, हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ कैटल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। मतलब कैटल का मतलब जो पशु हैं, पशुओं के लिए फूड, शेल्टर मतलब उनका आवास, हेल्थ और रिप्रोडक्शन, इन सारी चीज़ों से डील करने वाली जो साइंस है उसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री एक प्रकार की साइंस है जो पूरी तरह से किससे डील करती है? कैटल से डील करती है कि उनको किस प्रकार का खाना खिलाया जाए, कहाँ रहने का उनका क्या जुगाड़ होगा, उनकी हेल्थ के बारे में, और उनके रिप्रोडक्शन से संबंधित जो साइंस है वो ये हमारी एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है ना। एनिमल हस्बेंड्री प्ले ग्रेट रोल इन द इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर। गांव में जो लोग रहते हैं ज़्यादातर आपको पता है पुअर लोग रहते हैं। तो पुअर लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए, मतलब उनको ऊपर उठाने के लिए ये क्या करता है? एक सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करता है और उनकी हेल्प करता है ऐसे टाइम पर जब कोई काम ना रहे, उस समय पर भी ये हेल्प करता है। तो पुअर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए ये काम बहुत अच्छा है, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। मेहनत तो खैर है डेफिनेटली, पर इतना नहीं है। गाँव में रहकर भी इस काम को कर सकते हैं, मतलब गाय भैंस और पशु जो है पालन कर सकते हैं और उनसे अपना घर का खर्चा निकाल सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देखेंगे जो एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित हमारी बुक में दे रखा है। तो ध्यान देना, इंडिया में जितना भी भैंस हैं, बफेलोज हैं, ध्यान रखना, इंडिया में जो भैंस हैं, बफेलो जो हैं, वो विश्व का 55% है। तो अबाउट 55% ऑफ वर्ल्ड बफेलो आर इन इंडिया। पूरे विश्व में जितनी भी भैंस हैं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व में 200+ कंट्रीज हैं। हमारा अकेला भारत देश ऐसा है जहाँ पर 55% बफेलोज पाई जाती हैं, और वर्ल्ड की 15% यहाँ पर काव पाई जाती हैं, गाय पाई जाती हैं। और इंडिया में जितना भी दूध प्रोड्यूस हो रहा है उसका 53% जो मिल्क है वो कहाँ से आ रहा है? बफेलो से आ रहा है। तो ध्यान रखना, बफेलो का जो मिल्क है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 53%। और गाय का जो दूध है उसका कंट्रीब्यूशन है 43%। इंडिया में 53% मिल्क तो आता है बफेलो का, 43% आता है काव का, उसके बाद रिमेनिंग बाकी जानवरों का दूध आता है। ठीक है, वर्ल्ड में मिल्क प्रोडक्शन के मामले में इंडिया नंबर 1 पर। ध्यान देना, इंडिया नंबर 1 पर है वर्ल्ड में मिल्क प्रोडक्शन के मामले में। और अगर बकरियों की संख्या देखें, गोट का मतलब होता है बकरी, बकरियों की संख्या देखें तो इंडिया वर्ल्ड में 2nd नंबर पर आता है। और भेड़ की संख्या देखें, भेड़ों की सीप मतलब भेड़ों की संख्या देखें तो इंडिया 3रे नंबर पर आता है वर्ल्ड में। और ये जो मुर्गे होते हैं, मुर्गा, इनकी अगर वो देखें संख्या, तो वर्ल्ड में इंडिया 7th नंबर पर आता है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे डेयरी फार्मिंग जो मिल्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? मिल्क से संबंधित है। तो मिल्क प्रोडक्शन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ डेयरी इंडस्ट्री। तो जो डेयरी इंडस्ट्री होती है वो मेनली किस पर डिपेंड होती है? मिल्क प्रोडक्शन पर डिपेंड होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है बफेलोज का, भैंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है डेयरी इंडस्ट्री में।
अब हम देखें भैंसों की वैरायटीज देखेंगे, कौन कौन से वैरायटीज़ की भैंस पाई जाती हैं, कौन कौन सी प्रजाति की भैंस पाई जाती हैं, बफेलोज पाई जाती हैं। पेपर में पूछा जा सकता है कि राइट द नेम ऑफ एनी 2 वैरायटीज ऑफ बफेलोज। तो बफेलोज की वैरायटी में यहाँ पे दिखा रखी है, कई सारी भैंस दिखा रखी हैं, जैसे मुर्रा, नागपुरी, सूरती, भदावती, महसाणा, जाफराबादी। तो यहाँ पर ये लिखी हुई हैं बुक में जो दे रखी हैं। तो बुक में कौन कौन सी दे रखी हैं, जाफराबादी, मुर्रा, सूरती, भदावती, भदावती है भदावरी, भदावरी सॉरी, और महसाणा। ये हैं भैंसों की क्या प्रजातियाँ, ठीक है। जाफराबादी, मुर्रा, सूरती, भदावरी, महसाणा, ये भैंसों की नस्ल है। ब्रीड का मतलब क्या होता है, नस्ल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। गाय की नस्लों की बात करें, भारत में कौन कौन सी नस्ल की गाय पाई जाती हैं, तो गिर, साहिवाल, सिंध, देवकी, हरियाणवी, ये गाय पाई जाती हैं। जैसे ये गिर, साहिवाल, सिंध, देवकी का फोटो है नहीं, और हरियाणवी, ये पाई जाती हैं गाय की नस्ल, भारत में ब्रीड पाई जाती हैं। और वैरायटी अगर देखें हम किसकी, गोट बकरियों की वैरायटी देखें तो सिरोही, बारबरी, कश्मीरी, ये होगी आपकी पासमिना, और ये है जमुनापरी। ये 5-6 वैरायटी है किसकी, गोट की। दोबारा मैं बोल रहा हूँ कौन कौन सी है गोट की, ध्यान देना। सिरोही, बारबरी, कश्मीरी, पासमिना, जमुनापरी, ये हैं आपकी गाय गोट की वैरायटीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ये डेयरी इंडस्ट्री ख़त्म होता है और साथ के साथ में एनिमल हस्बेंड्री भी फिनिश होता है। अब कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं, आने वाले लेक्चर्स में वो भी फिनिश हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो और प्यार से बोलो जय हिंद, जय भारत।